जल्दी से करना है क्योंकि आगे आज हम लोगों को टॉपिक कंप्लीट करना है, अपना चैप्टर भी आज। तो स्पीड से कशिश, अगर √2 आप लोगों ने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले आप इसको ये प्रूव करेंगे कि लेट करोगे √2 इज अ रैशनल नंबर। कशिश क्लियर है डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब इफ rational number are those numbers which are expressed in the form of p by q, that those is not equal to 0. Is that clear? Kashish? Yes, sir. So √2, if √2 is a rational number, now it is expressed in the form of p by q, where p and q are the coprime. What is meant by coprime? Kashish, कोई आइडिया है coprime क्या होते हैं? सर मैं बताऊं? रुक जरा, पहले कशिश को कंसीडर होते हैं। कशिश पता है कोप्राइम क्या होते हैं? No, sir. बट एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी रैशनल नंबर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा कोई नंबर है 3/18, तो ये रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी कशिश? अगर आप इसे कैंसिल करो तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी? कशिश इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी बच्चे? 3 को जब 18 से डिवाइड करोगे सर 1/6। Sir, 1/6. तो ये 1/6 एक रैशनल नंबर है जो अपनी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें 1 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को अपनी लोएस्ट टर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसको कहते हैं कोप्राइम। उसका मतलब 1 and 6 आर कोप्राइम। कोई डाउट? तो कोप्राइम कौन से हो गए? जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो दोज इंटीजर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो नाउ 3 and 8 1 and 6 आर कोप्राइम। ये बात क्लियर है? डाउट है? So clear है। तो कशिश हमने यही लेट करा है √2 जो है वो अपनी लोएस्ट टर्म में आ गया है, मतलब इस फॉर्म में, और इसको काटने के बाद p और q जो है वो कोप्राइम है, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका मतलब वो एक नंबर रैशनल नंबर होता है अपनी लोएस्ट फॉर्म में। बट अगर आप ये प्रूव कर दो कि p और q में कुछ कॉमन है 1 के अलावा, तो इसका मतलब आपकी सारी असम्पशन गलत हो जाएगी और √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना है, जिसकी वजह से हमने उसको p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करा और p और q हमारा कोप्राइम है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कशिश ये किसके इक्वल आ गया? √2 q इक्वल टू p आ गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है कशिश? अब स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करोगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? कशिश इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? √2 का स्क्वायर क्या होता है? बेटा क्या होगा कशिश? जल्दी बताओ, √2 का स्क्वायर क्या होता है? कशिश √2 का स्क्वायर नहीं पता? क्या होगा कशिश? √2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये बात क्लियर है? डाउट है कशिश? बेटा अगर आप क्लियर नहीं करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये चीज क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है कि 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इट मींस तो इसका इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? इस कंडीशन का मतलब कोई चीज अगर ऐसी फॉर्म में दी है आपको तो बच्चे इसका मतलब है कि 2 की टेबल में 32 कहीं ना कहीं आता है। इसका मतलब है 2 जो है वो 32 से डिविजिबल है, मतलब 32 जो है इज डिविजिबल बाय 2। इज दैट क्लियर? इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? इस कंडीशन का मतलब है कि 32 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज ऐसी फॉर्म में लिखी होती है 2 into समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो 2 से डिविजिबल है। तो सेम यही, अगर कोई चीज ये वाली फॉर्म में आ रही है उसका मतलब है p स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो अगर ये सपोज कर 2 से डिविजिबल है 4 पे। हाँ जी, समझ आया कि नहीं है बच्चे? यहां तक कोई डाउट है? तो आप सबको बात क्लियर होगी, जब भी किसी कंडीशन में 2 into समथिंग इक्वल टू p स्क्वायर दिया होता है तो इसका मतलब p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। और आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी लास्ट क्लास में, जिसके अकॉर्डिंग अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो खाली 2 भी 2 से डिवाइड होगा, पर कहां पे होगा ये नहीं पता। उसके लिए हमने लेट कर लिया कि p जो है वो 2 से डिवाइड होता है किसी c इंटीजर पे, तो c इज एनी इंटीजर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर समझ लीजिए, सबसे पहले आपने √2 को एक रैशनल नंबर माना है,
और कोई भी रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो हमने एज्यूम कर लिया √2 इज अ रैशनल नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को-प्राइम। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √2q इक्वल टू p आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो √2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। अब कहां पे डिवाइड होगा? किसी इंटीजर c पे। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जहां पे भी आपका 2q आ रहा है वहां पे 2q स्क्वायर रहने दो, जहां p आ रहा है उसकी जगह 2c पुट कर दो। अब इट मींस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4c स्क्वायर आ गया, इससे ये फिर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई उसके अकॉर्डिंग 2 into समथिंग इक्वल टू q स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा बाय द थ्योरम 1। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि p और q दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q। 2 is a common factor between p and q। इसका मतलब 2 अगर कॉमन फैक्टर है p and q के बीच में तो p and q को-प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत होगी क्योंकि हमने शुरू से एज्यूम करी वो गलत है। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन फैक्ट जो है वो फॉल्स होगी। सर ये आपने कल भी कराया था ना? हाँ, जल्दी ज्वाइन करा कर। और एजम्पशन इज फॉल्स, जैसे हमारी एजम्पशन फॉल्स हुई तो हम ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो फैक्ट में क्या देखा कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन समझ आया कि दोबारा समझाऊं? सबको क्लियर हो गया? तो कभी भी किसी चीज को अगर आपको उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है या उसका गलत प्रूव करना है तो जो चीज आपने एज्यूम करी है अपनी एजम्पशन को फॉल्स प्रूव कर दो। अगर आपकी एजम्पशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब जो चीज आपने एज्यूम करी है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम करा था कि √2 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनमें p और q में कुछ भी कॉमन हो, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो उसमें p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वो को-प्राइम होते हैं। जबकि आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि p और q में कॉमन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एजम्पशन शुरू से गलत है और √2 एक इरेशनल नंबर है। आगे स्टार्ट करें। अब यहां तक कोई डाउट तो नहीं कशिश, या कोई डाउट है? चलिए बच्चे, अब आप लोगों का एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 जिसमें हम लोगों को लास्ट के 2 क्वेश्चन प्रूव करने थे, एक थर्ड का सेकंड पार्ट और एक थर्ड का थर्ड पार्ट। देखिए बच्चे, साहिल शुरू करें। Yes. अब जरा ध्यान से समझना सारे बच्चे। केशव, मेहर, स्टार्ट करें, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए जी, तो सबसे पहले अब बच्चे एक बात नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट जिसके अंदर आपको प्रूव करना है शो दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो जो सबसे पहले आप इसको क्या लेट करेंगे? तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे ही आपने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया तो 7√5 को आपने एक्सप्रेस कर दिया p by q की फॉर्म में। कोई डाउट बचे? सबको क्लियर है यहां तक? अगर आपने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो ये किस फॉर्म में आ गया? p by q की फॉर्म में आ गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बचे? No, sir. अब जनरल सी बात है कि अगर हम √5 को यहीं पे रखें तो ये p by 7 क्यों हो गया? और आपको क्या पता है कि √5 आप लोगों का एक इरेशनल होता है जबकि आपका √5 एक रैशनल आ रहा है, जबकि फैक्ट तो यही है। इनफैक्ट आपको पता है √5 इज अ इरेशनल नंबर, जो हमने प्रूफ किया होगा पहले। इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब हमारी ओवर असम्पशन फॉल्स।
हमारा तो रूट 5 रैशनल आ रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको रैशनल लेके चल रहे हैं तो हमारा रूट 5 भी रैशनल आ रहा है, जबकि रियलिटी में रूट 5 भी रैशनल होता है, जो हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास में। तो और assumption is false, तो contradict that 7 root 5 is also irrational। अब ऐसे केस में अगर आप लोगों का क्वेश्चन अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक सफिशिएंट होता है, क्योंकि आप उसमें कह दोगे कि आपको पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। बट अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है तो आपको रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो फिर उस केस में आप पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाओगे, जिसमें सबसे पहले लेट करोगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो उसको लेट कर लो a अपॉन b की फॉर्म, जिसमें a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी, तो ये कंसेप्ट आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस कंडीशन का मतलब है कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो a भी डिविजिबल होगा 5 से किसी टेबल पे, तो मतलब 5c इक्वल टू a हो गया। इसको पुट कर लीजिए फर्स्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग 5b स्क्वायर a की जगह पुट कर दिया 5c, और जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इस कंडीशन का फिर मतलब ये है कि 5 की टेबल में कहीं b स्क्वायर आता है तो मतलब b स्क्वायर इज divisible by 5, तो b is also divisible by 5. It means 5 is a common factor between a and b. 5 is a common factor between a and b. जब 5 एक कॉमन फैक्टर है a और b के बिटवीन में, तो इसका मतलब है कि ओवर assumption false होगी है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो जब रूट 5 इरेशनल है तो यहाँ पे तो रूट 5 इरेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली assumption भी false है और 7 रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि जो आप चीज फॉल्स लेके चलते हैं उससे सारा काम फॉल्स प्रूफ होता है, जो चीज ट्रू लेके चलते हैं उससे सारा काम ट्रू होता है। तो इसका मतलब हमारा 7 रूट 5 को रैशनल नंबर लेके चलने पर रूट 5 भी रैशनल आता है, जबकि रूट 5 तो इरेशनल है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है। इसका मतलब अगर रूट 5 इरेशनल है तो हमारी ये वाली assumption भी फॉल्स है और 7 रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। समझ आया? कशिश डाउट है? Sir, please re-explain. सिंपली स्टेट है कि इफ आवर assumption is false, तो अगर आप स्टार्टिंग के assumption को false लेके चलेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी false आएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये assumption लेके चले कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है और इसको रैशनल नंबर लेके चले तो रूट 5 भी रैशनल आया, जबकि फैक्ट में तो रूट 5 इरेशनल है जो हमने यहाँ से प्रूव किया है। तो इसका मतलब हमारी जो assumption है वो false आ रही है, क्योंकि रूट 5 यहाँ पे रैशनल आ रहा है, जबकि रूट 5 तो इरेशनल नंबर है जो हमने यहाँ प्रूव करा है। तो इसका मतलब हमने जो assumption ली है वो सारी false है, and the 7 root 5 is a irrational number. The simple state है if our assumption is false तो given result is false, और assumption is true तो given result is true। बट यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि हम कंडीशन लेके चल रहे हैं 7 रूट 5 रैशनल है, जबकि हमारा प्रूफ हो रहा है रूट 5 भी रैशनल है, जबकि रूट 5 भी रैशनल होता है हमें पता है। तो इसका मतलब हमारी assumption गलत है। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? Sir, आ गया। अब एक छोटी सी बात है, अगर आप 7 रूट 5 को रैशनल नंबर लेके जा रहे हो तो आपका रूट 5 भी क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है। हाँ ना भैया, रैशनल नंबर आ रहा है Yes, ये। sir. जबकि रूट 5 होता क्या है, हमने जो प्रूव किया है रूट 5 क्या है हमारा? Okay. इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी assumption जो है वो गलत है, क्योंकि हमारा जो रूट 5 रैशनल प्रूफ हो रहा है जबकि रूट 5 तो इरेशनल है। तो इसका मतलब फॉल्स चीज से फॉल्स प्रूफ हुआ, तो इसका मतलब ये फॉल्स है तो ये भी सारा फॉल्स है। तो इसका मतलब हुआ कि 7 रूट 5 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना होता है। बट अगर ये 2 मार्क्स का होता है तो हम डायरेक्टली देते हैं कि फैक्टली हमें पता है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और जिसकी वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो जिसकी वजह से ये भी फॉल्स है। अब बताओ बेटा, क्लियर है? डाउट है? जल्दी बताओ मेयर, Sir, कशिश, क्लियर होगा सबको? नेक्स्ट करें स्टार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। साहिल, कोई डाउट तो नहीं है? सर बोल बेटा। सर एक बार लैपटॉप थोड़ा राइट साइड में कर दो। एक सेकंड कर दो। अब ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। देखिए बेटा,
ये 3 मार्क्स वाला बोर्ड का कंपल्सरी क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी नहीं क्लियर हो दोबारा कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आना है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्वेश्चन में ये है सिर्फ इसके 2 या 3 पार्ट है और इनमें से एक पार्ट आने ही आना है एग्जाम में। हाँ अनन्या, कोई डाउट तो नहीं है? वमिका, अनन्या? No, sir. No, sir. चलिए अब नेक्स्ट करें लास्ट पार्ट इसका। हाँ जी, लास्ट पार्ट स्टार्ट करें बच्चे। जल्दी बताओ बच्चे, अगर डाउट नहीं है तो लास्ट पार्ट स्टार्ट करें। Yes, sir. Clear है. चलिए Yes, sir. अब ध्यान से माना, अगर किसी एक आध बच्चे को डाउट भी होगा तो वही वाला क्वेश्चन कर लेना, तो एग्जाम में आने आना है। ये लास्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो जी, अब लास्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आपको गिवन है बेटा जी, ये शो करना है, शो दैट 6 plus √2 is a irrational number। ये शो करना है, ठीक है कशिश? तो अगर आपको 6 plus √2 irrational नंबर शो करना है तो हम सबसे पहले लेट करेंगे 6 plus √2 is a rational नंबर। कोई डाउट? हाँ बच्चे, कोई डाउट है या क्लियर है? अब जल्दी से बताइए, अगर 6 plus √2 रैशनल नंबर है तो वंश इसको क्या अज्यूम करेंगे? वंश अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या लेट करेंगे इसको? Sir, P and Q are profiling. दैट इसको P by Q फॉर्म, वेयर P and Q are covalent। और Q are अब √2, हाँ बच्चे गुड। तो अब √2 की वैल्यू निकालने के लिए √2 को आपने यहीं पे रखा, ये 6 वहां जाके माइनस का हो गया। कोई डाउट बच्चे? No, अब sir. आपने क्या देखा, जब इसका एलसीएम लिया वंश, तो इसका एलसीएम लेने पर ये वाला आंसर आ गया P - 6Q। कोई डाउट? No, अब sir. आपने क्या देखा कि √2 आपका एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, P by Q की फॉर्म में। तो √2 अगर आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में आया, जबकि फैक्ट तो आपको पता है √2 रैशनल है, तो इसका मतलब अगर आप लोग कोई चीज फॉल्स लेके चल रहे हो तभी तो आपका रिजल्ट भी फॉल्स आ रहा है। तो जबकि आपको पता है फैक्टली क्या होता है कि √2 क्या होता है? रैशनल नंबर। Yes. द फैक्ट दैट Yes, sir. √2 इज अ इरेशनल नंबर, जबकि √2 तो इरेशनल नंबर है, बल्कि हमारा √2 रैशनल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब द फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो वी कंक्लूड दैट सिक्स प्लस √2 आल्सो इरेशनल। जो आपने assumption शुरू में करी है वो सारी फॉल्स है, और 6 √2 भी एक इरेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप यहीं पे छोड़ दोगे आंसर, क्योंकि उसमें आप √2 पर डायरेक्टली रिजल्ट लगा दोगे कि आपको पता है √2 एक इरेशनल नंबर है। बट ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा तो आपको √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। किसी को डाउट तो नहीं है? अब यही अगर क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स में, तो सबसे पहले आप √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाओगे। अब √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सेम वही लेट करेंगे, √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो आप लेट करेंगे ये A/B की फॉर्म में, जिसमें A एंड B आर कोप्राइम। सर ये स्टेप हम पहले करेंगे ना, तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन। नहीं, इस स्टेप के बाद में Okay. करेंगे, पहले इस स्टेप के साथ ही करेंगे। इस स्टेप के बाद ये चीज लाइन लिखेंगे नहीं, पहले ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि द फैक्ट दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, सो वी आर कंक्लूड दैट दिस इज अ इरेशनल। तो इस स्टेप के बाद रुकने के बाद आपको पहले ये स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी? तो √2 A/B लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपने क्या देखा कि 2 की टेबल में A² कहीं आ रहा, तो लिखेंगे A² इज डिविजिबल बाय 2। फिर वही तो AB डिविजिबल बाय 2 बाय द थ्योरम 1.3। अब 2 की टेबल में कहीं A आता है, बट कहां पे आता है? C पे। C इज एनी इंटीजर। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आप क्या देखेंगे? 2B² इक्वल टू 4C² आ जाएगा, एक टर्म कैंसिल होगी। अब इसका मतलब भी क्या है
कि जो आपका b स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b is also divisible by 2। फिर भाई लास्ट में भाई 2 is a common factor between a and b, 2 is a common factor between a and b। और फिर लास्ट में ये प्रूव कर दोगे कि our assumption is false, a and b कोप्लाइन नहीं है, इसका मतलब b टू कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में, तो हमारी assumption false है, √2 is a irrational number। और जैसे ही आपने √2 को irrational number प्रूव किया तो यहाँ पे लिख दोगे fact that √2 is a rational so that our assumption is also false, दिस वाली भी, तो 6 + 2 √2 is also a rational number। जल्दी नोट करिए। तो फ्री के 3 नंबर हैं बोर्ड में, ये आने क्वेश्चन। तो जब भी किसी क्वेश्चन को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले उसको रैशनली शो कर दो कि जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है वो आपका गलत आ रहा है, और जिसकी वजह से आपने जो स्टार्टिंग की असम्पशन ली है वो सारी गलत है, और आप लोगों का 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। जल्दी बताओ, ज्वेल क्लियर है, डाउट है? तो क्लियर है। कोई स्टूडेंट अभी भी जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ जल्दी पूछे। नवीना क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर है। हाँ जी, अनन्या, अंश, जसूजा, कुछ पूछना है? क्लियर? नो सर, क्लियर है। अब बच्चे हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और अगली एक्सरसाइज जो बच्चे वो सारी की सारी आप लोगों की लास्ट थ्योरम पे बेस है 1.4, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। तो अगर अब किसी को डाउट नहीं है तो मैं लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं? यस सर। चलिए देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक या इस चैप्टर में कोई डाउट है तो मैं आप लोगों को बैकअप क्लास दे दूंगा, क्योंकि एक बच्चे का और भी नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो मैं उसको बैकअप क्लास दूंगा। तो मैं क्लास में अनाउंस कर दूंगा जब मैं इस चैप्टर की रिवीजन करा दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। इसी संडे को मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कराऊंगा शॉर्ट में एक बार। जिनको डाउट क्लास देनी है वो ले लेना। देखिए जी, अब देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज। अब थ्योरम भी लास्ट है और एक्सरसाइज भी लास्ट है। तो देखिए जी, अब जो हमारी लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.5, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है एवरी रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। ठीक है बच्चे, अब ये रैशनल नंबर है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। क्लियर है या डाउट है किसी को? क्लियर है सर। 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हमारा किसी रैशनल नंबर की बात होती है तो रैशनल नंबर को हम 3 फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ज्वेल, कौन कौन सी 3 फॉर्म होती है रैशनल नंबर की? ज्वेल, कोई आइडिया है कौन कौन से 3 नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं? आपको बताया था कि ऑल इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर। ये ऑल पॉजिटिव नंबर सुनते हैं ना, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चाहे वो होल नंबर में है या नेचुरल नंबर में, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। इसके अलावा आता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, td, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेट डेसिमल। डेसिमल किसी स्टेप पे आके खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे वो आपका इस टाइप का नंबर हो, चाहे वो आपका इस टाइप का नंबर हो, चाहे वो इस टाइप का नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर जो लास्ट में डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, आगे चलता ना रहे कंटीन्यूअस ऑर्डर में, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे डेसिमल के बाद भी, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और कुछ होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि बार वाले क्वेश्चन 2.3 बार, 3.4 बार। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हाँ जी, जल्दी से बताइए 12 कौन कौन सी 3 टाइप होती है रैशनल नंबर की? फर्स्ट इंटीजर, सेकंड टाइप, बोल बच्चे कौन कौन से 3 टाइप्स होती है रैशनल नंबर की बेटा? The integers, terminating decimals, non-terminating repeated decimals. गुड, तो इन तीनों को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब बच्चे आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी 9th क्लास में बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो उसको करने का तरीका होता है एक्चुअल डिवीजन।
और एक होता है इसकी थ्योरम 1.5 जो हमने आपको 9th क्लास में समझाई थी। अब आपको पता है कि अगर आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, सुनो ये बात क्लियर होगी? हाँ बच्चे, रीत कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अब रीत एक छोटी सी बात बता, एक छोटी सी बात लेकर देख, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? यस सर। रैशनल नंबर तो है, पर ये किस टाइप का रैशनल नंबर है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कहा था, एक तो हमने 9th में पढ़ा था एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन में क्या होता है बच्चे कि हम एक्चुअली डिवाइड करके देखते थे, 1 को 11 से डिवाइड करो, अगर तेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर ये चीज सेम रिपीट होकर दोबारा 1 आ जाए रिमाइंडर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। समझ आ गया रीत? कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। अब सपोज कर 11 को तूने 1 से डिवाइड तो हो सकता है, यहाँ पे डेसिमल लगा, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, अभी भी छोटा पड़ रहा है, 0 लगा और 0 काट ले, कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब 11 9 का 99 होता है, फिर दोबारा रिमाइंडर क्या आ गया, वही आ गया जो शुरू में था, सेम चीज रिपीट हो गई, यस सर। तो ये क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया? अब सेम चीज अगर हमारे पास एक नंबर है 8 बाय अपना कुछ भी लेते हैं, सपोज करना नंबर है 2/8, अब नंबर है 2/8 और हमने इसे काटा आ गया 1/4, तो क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? यस सर। अब ये किस टाइप का, अब ये रैशनल नंबर किस टाइप का है? इसको वेरी गुड, इसको डिवाइड, हाँ अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है आपका, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 4 to the 8, रिमाइंडर आया 2, डेसिमल तो लगा हुआ है, 0 डाल लिया, 4 5 का 20, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये बन जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर सेम का सेम वही आ जाए डिविडेंड रिमाइंडर में तो ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। पर दोनों के दोनों क्या है रैशनल नंबर। तो आपने क्या देखा, रैशनल नंबर की 2 टाइप होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। हाँ तनिष, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? ये तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब इसी को हम प्रूव करेंगे थ्योरम से। अब थ्योरम से प्रूव करने के लिए तनिष क्या करना होता है कि आपने क्यू के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो क्यू के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और क्यू के प्राइम फैक्टर में आपका 2 की पावर n और 5 की m की फॉर्म एक्सप्रेस होनी चाहिए। समझ आया बच्चे? 2 की पावर n और 5 की पावर m, जिसमें n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। n और m कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो डिपेंड करेगा प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के ऊपर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर आपको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना तब भी आप बता सकते हो कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, वो डिपेंड करेगा क्यू के प्राइम फैक्टर के ऊपर। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर आ जाए तो वो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इसके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व है तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ या डाउट है? जल्दी बताइए, करके दिखाएं। हाँ जी बच्चे शुरू करें। सबको क्लियर हो गया? यस सर। और बच्चे के नीचे क्या लिखा हुआ है n and m और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कभी भी m की पावर 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। n और m 0 भी हो सकते हैं या 0 से बड़े, बट 0 से छोटे नहीं हो सकते। मतलब 0 1 2 हो सकते हैं n और m की पावर, जो n और m है। क्लियर है बच्चे? अब देखो कैसे इसको अप्लाई करना है, समझाता हूं। सारे बच्चे जल्दी से निकालिए एक्सरसाइज 1.4। yes, अब ध्यान से आना, एक्सरसाइज 1.4 और आपको रैशनल नंबर दिए हैं 13/3125। पहले इसको स्टैंड फॉर्म में लाओ और उसके बाद क्यू के प्राइम फैक्टर निकालो। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो तनिष ये किसी टेबल में नहीं जा रहा। अब 3125 के प्राइम फैक्टर निकाल। तनिष क्या आएंगे? 5 6 30,
5 to the 10, 5 5 25, फिर 5 से किया 125, फिर 5 से किया 25 और फिर 5 से किया पुट आउट। इसका मतलब 3125 इज कॉल्ड क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर क्या है? 5 की पावर 5। यहाँ पे कोई 2 दिख रहा है? 5। तो आप एज्यूम कर लो 2 की पावर 0 है। तो आपने क्या देखा? द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। आपने अपने आप क्या देखा? द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू कंटेन 2 की पावर m, 5 की पावर n, where m and n are non-negative integer. It is terminating decimal. अगर आपके प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के अंदर खाली 5 आए, खाली 2 आए, अगर खाली 5 आएगा तो हम मान लेंगे 2 की 0 है, खाली 2 आएगा तो मान लेंगे 5 की 0 है, बट इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट कोई और प्राइम फैक्टर आ गया तो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आया? डाउट है? क्लियर हो गया? ये Yes, डाउट है sir. बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ कशिश, शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके सारे पार्ट करवा रहा हूँ। सर बोल रहा हूँ सर। कभी खुली नहीं होती, मैंने कभी तेरी हालत ना होती है। कभी जो पढ़ता था आपने एनसीईआरटी को होती नहीं है। चल तनिष अगला क्वेश्चन पढ़ना बच्चे, इधर से लग रहेगा। सर 17/8। वेरी गुड। साहिल जब तक बुक लेके नहीं बैठेगा ना एनसीईआरटी की तो जिंदगी में लगेगा कभी 10th में क्लियर नहीं होनी। ले सर देखो जी, अब 17/8 के अंदर ये ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म में है, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पीएन क्यू और कोप्राइम। ठीक है रीत, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब 8 के प्राइम फैक्टर निकाल। रीत 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे? सर 2 पहले की 2 से पावर डिवाइड किया 3। 4, फिर 2 और फिर 1। तो क्या देखा? जब 8 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की 3, तो ऐसे में 5 की पावर क्या मान लेंगे? 0। 0. तो आपने क्या देखा कि 8 जो हमारा क्यू वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया? 2 की m, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। तो इसका मतलब द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू कंटेन 2 की m and 5 की m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब n और m की पावर पॉजिटिव इंटीजर में है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। Therefore, it is a terminating decimal. समझ आया साहिल या नहीं आया? आ गया सर। बुक खोल के बैठा कर पढ़ना तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे नेक्स्ट कराऊं, यहां तक क्लियर सबको? प्रणव क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, विदाउट डिवीजन भी। तो अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर आपका रिमाइंडर सेम वही आ जाता है जो डिविडेंड था तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट अगर इसको विदाउट डिवीजन करना है तो उसके लिए थ्योरम बनी हुई है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो अपना पी एंड क्यू कोप्राइम होने चाहिए, और क्यू के जब प्राइम फैक्टर निकाले तो उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n आनी चाहिए, जिसमें n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। बताओ अश्विनी, क्लियर है? डाउट है? क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट करें। Yes, sir. चल शिवम अगला क्वेश्चन पढ़, इसका थर्ड पार्ट। हाँ शिवम, इसका थर्ड पार्ट क्या है? वेरी गुड। 64/455। पहले बताओ ये पी एन क्यू जो है कोप्राइम है कि नहीं? किसी कॉमन टेबल में आ रही है? ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, तो सबसे लिखेंगे पी एन क्यू और कोप्राइम है। हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेट कर लिया और पी और क्यू कोप्राइम है। अब क्यू के प्राइम फैक्टर निकालो। अब जब क्यू के प्राइम फैक्टर निकालोगे
तो तनिष्क क्या आएंगे प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? पहले 5 से डिवाइड किया, 5 9 द 45, 5 1 द 5। उसके बाद आगे आप लोगों का सीधा ये 7 से आ रहा है, 1 द 7 7 और फिर 13 से आ रहा है। कोई डाउट? तो आपने क्या देखा कि जो इसके प्राइम फैक्टर है उसमें अदर देन 2 एंड 5 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया। तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू contain other than So sir, this is non-terminating decimal. other than 2kn and 5kn, other than आ गया, other than 2kn 5kn, here where nm are non-negative integer। non-negative integer तो क्या देखा, जब इसके प्राइम वेक्टर में 2 और 5 के अलावा नंबर आ गए तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब बताओ समझ आया कि नहीं यार? तो हमेशा नोट करना, पहले पी और क्यू को कोप्राइम की टर्म में ले आओ, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और उसके